चैप्टर 26 घर की रौनक। कुछ देर बाद कार ओबेरॉय मेंशन के सामने आकर रुकी। एक नौकर तुरंत आगे बढ़ा। सर, सामान रहने दो। आर्यवर्धन ने खुद कियारा के हाथ से छोटा सा पौधा ले लिया। कियारा हैरानी से उसे देखने लगी। वह बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने पौधा टेबल पर रख दिया। कियारा ने मुस्कुराकर उसे खिड़की के पास रख दिया। यहाँ इसे धूप मिलेगी। फिर उसने बड़ा प्यार से उसकी पत्तियों पर हाथ फेरा। अब तुम यहीं रहना, ठीक है? आर्यवर्धन यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ नहीं आता था, कोई एक छोटे से पौधे से भी इतना प्यार कैसे कर सकता है। फिर कियारा ने पैकेट खोला और विंड चाइम निकालकर खिड़की पर टांग दिया। जैसे ही हल्की हवा चली, टन टन टिन, उसकी मीठी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कियारा खुशी से मुस्कुरा उठी। कितनी प्यारी आवाज है। वह कुछ देर तक बस उसे सुनती रही। अचानक वह मुड़ी और बोली, सुनिए। आर्यवर्धन फाइल पढ़ रहा था। क्या है? थैंक यू, आर्यवर्धन ने बिना ऊपर देखे कहा। आज दूसरी बार बोल चुकी हो तो एक बार काफी होता है। कियारा धीरे से हंस पड़ी। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। इतना कहकर वह खिड़की के पास बैठ गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। विंड चाइम की मधुर आवाज कमरे में गूंज रही थी। आर्यवर्धन ने फाइल से नजर उठाकर एक पल के लिए कियारा को देखा। वह हवा में उड़ते अपने बाल संभाल रही थी। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, इसे खुश करने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, छोटी सी खुशी ही काफी है। और शायद उसी पल पहली बार उस बड़े सुनसान कमरे में घर जैसा एहसास होने लगा था। चैप्टर 27 दादी का जाना। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार मौजूद था। दादी माँ ने अपना बैग नौकर को देते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए देहरादून जा रही हूँ। कियारा ने हैरानी से पूछा, दादी? अचानक दादी माँ मुस्कुराईं। तुम्हारे दादाजी कई दिनों से वहीं हमारे पुराने एस्टेट की देखभाल कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रहती। उन्होंने मुझे बुलाया है, इसलिए कुछ दिन उनके साथ रहूंगी। कियारा ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप जल्दी वापस आ जाइएगा। दादी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जरूर आऊंगी बेटा, और तब तक अपना ध्यान रखना। फिर उन्होंने आर्यवर्धन की तरफ देखा। आर्य, मेरी गैरमौजूदगी में कियारा का ख्याल रखना। आर्यवर्धन ने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा। जी दादी। दादी माँ हल्का सा मुस्कुराईं। उन्हें पता था, बाहर से कितना भी सख्त क्यों न हो, आर्यवर्धन अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। कुछ ही देर बाद दादी माँ की कार ओबेरॉय मेंशन से निकल गई। कियारा देर तक गेट पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। अब विशाल ओबेरॉय मेंशन पहले से भी ज्यादा शांत लग रहा था, क्योंकि घर की सबसे प्यारी आवाज कुछ दिनों के लिए दूर चली गई थी। चैप्टर 28 अपने हाथों का खाना। दादी माँ के जाने के बाद कियारा ने पूरे घर के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। दोपहर में आर्यवर्धन ऑफिस से लंच के लिए घर आया। वह हमेशा की तरह चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कियारा ने खुद उसकी प्लेट में खाना परोसा। आर्यवर्धन ने एक नजर प्लेट पर डाली। किसने बनाया है? जी, मैंने।
उसने बिना कुछ कहे खाना खाना शुरू किया। कियारा उसकी तरफ उम्मीद से देख रही थी। कुछ मिनट बाद खाना खत्म हुआ। आर्यवर्धन ने नैपकिन टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। कियारा से रहा नहीं गया। वो खाना कैसा था? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर वही सख्ती, वही ठंडापन। खाने लायक था। बस इतना कहकर वह मुड़ा और बिना एक पल रुके बाहर निकल गया। कियारा कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया, ये तारीफ थी या डांट? पीछे खड़े नौकरों में से एक धीरे से बोला, सर के हिसाब से खाने लायक था, मतलब खाना बहुत अच्छा था। दूसरा नौकर तुरंत फुसफुसाया, चुप, अगर सर ने सुन लिया तो नौकरी चली जाएगी। सभी तुरंत अपने अपने काम में लग गए। और उधर आर्यवर्धन बिना पीछे देखे अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। चैप्टर 29 पहला नियम। शाम के करीब 8 बजे ओबेरॉय मेंशन के बाहर काली लग्जरी कार आकर रुकी। आर्यवर्धन पूरे दिन की मीटिंग्स के बाद घर लौटा था। जैसे ही वह अंदर आया, सारे नौकर एकदम सीधे खड़े हो गए। गुड इवनिंग सर। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और काम में लग गया। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। अंदर। कियारा धीरे से कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। दादी कहती थीं, रात को सोने से पहले दूध पी लेना चाहिए। आर्यवर्धन ने फाइल से नजर तक नहीं उठाई। टेबल पर रखो और जाओ। कियारा ने गिलास टेबल पर रखा। वह जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। कुछ कहना है? आर्यवर्धन की ठंडी आवाज गूंजी। कियारा धीरे से बोली, आप सुबह से काम ही कर रहे हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। आर्यवर्धन ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें हमेशा की तरह सख्त थीं। मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। कियारा चुप हो गई। और एक बात। आर्यवर्धन अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने आ गया। इस घर में बिना मेरी इजाजत मेरे स्टडी रूम में मत आना। मुझे काम करते समय कोई पसंद नहीं। कियारा ने धीरे से सिर झुका लिया। जी। वह मुड़ी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही आर्यवर्धन ने टेबल पर रखा दूध का गिलास देखा। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे गिलास उठाया और पूरा दूध पी गया। बाहर। कियारा दरवाजे के पास एक पल के लिए रुकी। उसने अंदर से गिलास रखने की हल्की सी आवाज सुनी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम दूध तो पी लिया। इतना कहकर वह अपने कमरे की ओर चली गई। उसे नहीं पता था कि उस खड़ूस इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा था। चैप्टर 30 खामोशी का डर। अगली सुबह ओबेरॉय मेंशन हमेशा की तरह शांत था। आर्यवर्धन नाश्ता करके ऑफिस जाने ही वाला था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक नाम चमका, राघव। आर्यवर्धन ने कॉल उठाई। हाँ। दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी नीली आंखें और ठंडी हो गईं। किसने हिम्मत की? उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि पास खड़े नौकर तक कांप गए। उन्हें जिंदा पकड़ो, मैं खुद आ रहा हूं। उसने कॉल काट दी। अगले ही पल
उसने टेबल पर रखा कॉफी का कप इतनी जोर से रखा कि उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। कार निकालो। एक गार्ड दौड़ता हुआ बाहर चला गया। कियारा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने पहली बार आर्यवर्धन के चेहरे पर इतना भयानक गुस्सा देखा। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आर्यवर्धन तेज कदमों से बाहर निकल गया। कार का दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही सेकंड में कार तेज रफ्तार से मेंशन से निकल गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। कियारा ने धीरे से राधा काकी से पूछा, क्या हुआ है? राधा काकी ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, मैम, सर जब इस तरह गुस्से में घर से निकलते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात हुई होती है। ऐसे समय में उनके सामने कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। कियारा चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस इंसान को वह सिर्फ एक गुस्सैल और खड़ूस आदमी समझती थी, उसकी दुनिया शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और उसी समय शहर के दूसरे छोर पर काली एसयूवी से आर्यवर्धन उतरा। उसकी एक ठंडी नजर पड़ते ही उसके सारे आदमी सिर झुकाकर खड़े हो गए। बॉस? आर्यवर्धन ने सिर्फ एक सवाल पूछा, वो आदमी कहाँ है? चैप्टर 31 तूफान की पहली आहट। आर्यवर्धन अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, अनिका शर्मा। आर्यवर्धन ने कुछ पल फोन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं व्यस्त हूं। ये बात कियारा से जुड़ी है। आर्यवर्धन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। बोलो। अनिका के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। फोन पर नहीं, कल शाम 5 बजे मुझसे मिलिए। अगर आप नहीं आए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। आर्यवर्धन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे इस तरह बुलाए, लेकिन कियारा का नाम सुनकर उसने मिलने का फैसला कर लिया। उधर अपने घर में बैठी अनिका जोर से हंस रही थी। अब खेल शुरू होगा। पहले आर्यवर्धन के मन में शक पैदा करूंगी, फिर कियारा के मन में, और जब दोनों एक दूसरे पर भरोसा खो देंगे, तब कियारा खुद उस घर को छोड़कर चली जाएगी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपनी छोटी बहन की खुशियां कभी मंजूर नहीं थीं, और अब उसने आर्यवर्धन और कियारा की जिंदगी बर्बाद करने की पहली चाल चल दी थी। चैप्टर 32 पहली मुलाकात। अगले दिन शाम के ठीक 5 बजे शहर के एक शांत कैफे के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। आर्यवर्धन कार से उतरा। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था। वह अंदर गया। कोने की टेबल पर अनिका पहले से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आखिर आप आ ही गए। आर्यवर्धन कुर्सी पर बैठा भी नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, 2 मिनट हैं तुम्हारे पास? जो कहना है जल्दी कहो। अनिका हल्का सा मुस्कुराई। आपको पता भी है आपने किस लड़की से शादी की है? आर्यवर्धन की आंखों में कोई भाव नहीं आया। सीधे मुद्दे पर आओ। अनिका ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये कियारा की डायरी है। इसमें उसने अपने पुराने प्यार के बारे में लिखा है। आर्यवर्धन ने डायरी की तरफ देखा, लेकिन उसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर यही दिखाने के लिए बुलाया है
तो मैं जा रहा हूं। अनिका तुरंत बोली, क्या आपको नहीं जानना कि आपकी पत्नी आज भी किसी और से प्यार करती है? आर्यवर्धन की आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। सबूत? अनिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, मैं आपको सबूत भी दूंगी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आर्यवर्धन उसकी आंखों में देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन वह बिना सच्चाई जाने कोई फैसला लेने वालों में से नहीं था। वह मुड़ा और जाने लगा। तभी अनिका ने पीछे से कहा, जब सच सामने आएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आर्यवर्धन बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उधर अनिका के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। पहला बीज बो दिया, अब बस शक का पेड़ उगाना बाकी है। चैप्टर 33 शक का पहला बीज। शाम। ओबेरॉय मेंशन। कियारा गार्डन में बैठी अपने छोटे से पौधे को पानी दे रही थी। हल्की हवा चल रही थी और खिड़की पर लगा विंड चाइम मीठी आवाज कर रहा था। तभी मुख्य गेट के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार से अनिका उतरी। गार्ड ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। मैम, बिना अनुमति अंदर नहीं जा सकती। अनिका मुस्कुराई। आर्यवर्धन जी से कहो, कियारा की बहन आई है। कुछ मिनट बाद आर्यवर्धन बाहर आया। उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी थीं। क्या चाहिए? अनिका ने मासूम बनने की कोशिश की। मैं अपनी बहन से मिलने आई हूं। 5 मिनट। आर्यवर्धन ने गार्ड को इशारा किया और अंदर चला गया। कियारा अपनी बहन को देखकर खुश हो गई। दीदी, आप? अनिका ने तुरंत उसे गले लगा लिया। कैसी हो? अच्छी हूं। दोनों गार्डन में बैठ गए। कुछ देर तक अनिका इधर-उधर की बातें करती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, आर्यवर्धन तुम्हारा ध्यान रखते हैं? कियारा मुस्कुराई। वो थोड़े गुस्सैल हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। यह सुनते ही अनिका के चेहरे की मुस्कान पल भर को गायब हो गई। लगता है दोनों करीब आने लगे हैं, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसने अपने पर्स से एक पुराना लॉकेट निकाला। याद है? ये तुम्हारे कॉलेज के दोस्त कबीर का है। कियारा चौंक गई। दीदी, ये अभी तक आपके पास है? हाँ, तुम्हारा सामान मिला तो सोचा दे दूं। कियारा ने बिना कुछ सोचे लॉकेट हाथ में ले लिया। उसी पल ऊपर स्टडी रूम की खिड़की से आर्यवर्धन की नजर नीचे पड़ी। उसने देखा, अनिका कियारा को कोई लॉकेट दे रही है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक पल देखा और फिर वापस अपनी फाइल देखने लगा। नीचे डॉट अनिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शक का पहला बीज बो दिया है डॉट, अब बस इसे धीरे धीरे जहर बनाना है। उसे नहीं पता था आर्यवर्धन ऐसा इंसान नहीं था जो बिना सच्चाई जाने किसी पर भरोसा करे या किसी पर शक। चैप्टर 34 एक और चाल। अनिका उठकर जाने लगी। जाते जाते उसने कियारा का हाथ पकड़ लिया। कियारा, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन जरूर करना। जी दीदी। अनिका मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। लेकिन कार में बैठते ही उसके चेहरे की मुस्कान एक खतरनाक हंसी में बदल गई। इतनी आसानी से नहीं टूटोगी। तो अब खेल थोड़ा बड़ा होगा। उधर रात को आर्यवर्धन अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने मैसेज खोला।
उसमें कियारा की एक पुरानी फोटो थी जिसमें वह कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर मुस्कुराहट की एक कहानी होती है। अपनी पत्नी के अतीत के बारे में कितना जानते हैं आप? आर्यवर्धन ने बिना कोई भाव बदले मैसेज पढ़ा। उसने तुरंत अपने आईटी हेड को कॉल लगाया। इस नंबर का पता लगाओ। अभी? जी बॉस। कॉल कट गया। आर्यवर्धन ने दोबारा फोटो देखी। उसने फोटो को जूम किया। कियारा सबसे किनारे खड़ी थी और बाकी दोस्तों के साथ सामान्य कॉलेज फोटो जैसी लग रही थी। उसने फोन लॉक किया। बेकार की हरकत। वह बुदबुदाया और फिर से अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ अनिका बेचैन होकर किसी के फोन का इंतजार कर रही थी। तभी कॉल आया। मैडम, मैसेज पहुंच गया। अनिका मुस्कुराई। अब रोज थोड़ा थोड़ा जहर उसके दिमाग में डालो, लेकिन ध्यान रहे, उसे कभी ऐसा सबूत मत देना जिससे वह तुरंत सच जान जाए। उसे सिर्फ उलझाए रखना। अनिका ने कॉल काट दी। उसकी आंखों में एक ही जुनून था, किसी भी कीमत पर कियारा की जिंदगी बर्बाद करनी है। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिस आदमी के साथ वह खेल खेल रही थी वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, पूरी अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक माफिया किंग था। चैप्टर 35 साजिश की शुरुआत। अगली सुबह आर्यवर्धन अपने ऑफिस में था। उसके सामने उसका सबसे भरोसेमंद आदमी राघव खड़ा था। उस नंबर का क्या पता चला? बॉस, नंबर फर्जी आईडी पर लिया गया था। लोकेशन भी हर बार बदल रही है। आर्यवर्धन की आंखें ठंडी हो गईं। मतलब कोई जानबूझकर खेल खेल रहा है। जी बॉस। नजर रखो। जी। उधर ओबेरॉय मेंशन में कियारा अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी। उसे अनिका दिया हुआ पुराना लॉकेट मिला। वह उसे देखकर मुस्कुराई। कॉलेज की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इससे। इतना कहकर उसने लॉकेट वापस दराज में रख दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसी लॉकेट को उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। शाम को कियारा गार्डन में टहल रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, दीदी। हेलो दीदी। दूसरी तरफ से अनिका की घबराई हुई आवाज आई। कियारा, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैं मुसीबत में हूं, लेकिन फोन पर कुछ नहीं बता सकती। तुम अकेले मुझसे मिल लो, बस 10 मिनट के लिए। कियारा घबरा गई। दीदी, सब ठीक तो है? प्लीज, देर मत करना। कॉल कट गया। कियारा कुछ पल तक फोन को देखती रही। वह अपनी बहन को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। उसे नहीं पता था कि वह उसी जाल की तरफ पहला कदम बढ़ाने जा रही है जिसे अनिका कई दिनों से बुन रही थी। चैप्टर 36 जाल। कियारा ने जल्दी से दुपट्टा लिया और नीचे आ गई। गार्ड ने पूछा, मैम कार निकलवाऊं? कियारा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन सर का आदेश है कि मैं बस अपनी दीदी से मिलकर आती हूं। गार्ड कुछ कह पाता उससे पहले ही कियारा निकल गई। शहर के एक शांत कैफे में अनिका पहले से उसका इंतजार कर रही थी। दीदी। कियारा उसके पास बैठ गई। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों थीं? अनिका ने झूठी मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना था।
लेकिन आपने कहा था कि अगर मैं सच बोलती तो क्या तुम आती? कियारा चुप हो गई। उसी समय कैफे का दरवाजा खुला। एक युवक अंदर आया। उसे देखते ही कियारा के चेहरे पर हैरानी छा गई। क कबीर। कबीर मुस्कुराया। कैसी हो कियारा? तुम यहाँ? अनिका बीच में बोली। मैंने ही इसे बुलाया है। ये कई सालों से तुमसे मिलना चाहता था। कियारा तुरंत खड़ी हो गई। दीदी, ये ठीक नहीं है। मुझे वापस जाना है। कबीर ने शांत स्वर में कहा। डरो मत, मैं सिर्फ पुरानी दोस्ती की वजह से मिला हूं। कियारा ने सिर हिलाया। अब मेरी शादी हो चुकी है। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। वह मुड़कर बाहर जाने लगी। उसी पल कैफे के बाहर खड़ी एक कार में बैठे आदमी ने दूर से उनकी कई तस्वीरें खींच लीं। क्लिक क्लिक क्लिक। अनिका ने चोरी छिपे उस आदमी की तरफ देखा और बहुत हल्का सा सिर हिला दिया। सब कुछ उसी की योजना के मुताबिक हो रहा था। उधर कियारा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। वह तेजी से कैफे से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज खींची गई ये तस्वीरें बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थीं। चैप्टर 37 झूठ की पहली चोट। कियारा जल्दी जल्दी ओबेरॉय मिशन लौट आई। गेट पर खड़े गार्ड ने राहत की सांस ली। मैम, आप आ गईं। जी। कियारा सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका ने ऐसा क्यों किया। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह बिना वजह अपनी बहन से मिलने नहीं जाएगी। उधर शहर के दूसरे छोर पर अनिका एक सुनसान गोदाम में खड़ी थी। वही आदमी उसके सामने कैमरा लेकर खड़ा था। मैडम, जैसा आपने कहा था, सारी तस्वीरें ले ली हैं। अनिका ने कैमरा हाथ में लेकर तस्वीरें देखीं। एक फोटो में ऐसा लग रहा था जैसे कबीर और कियारा आमने सामने खड़े होकर बहुत करीब से बात कर रहे हों। दूसरी तस्वीर ऐसे एंगल से ली गई थी कि लगता था दोनों अकेले मिलने आए हों। अनिका के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। बस यही चाहिए था। उसने तस्वीरें अपने फोन में भेज लीं। फिर बोली, अब अगला कदम। आर्यवर्धन के भरोसे पर वार। रात आर्यवर्धन अपने स्टडी रूम में बैठा था। तभी उसके फोन पर एक ईमेल आया। सब्जेक्ट, आपकी पत्नी का सच। उसने ईमेल खोला। अंदर वही तस्वीरें थीं। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगर यकीन नहीं है तो अपनी पत्नी से पूछ लीजिए कि आज शाम वह कहाँ थी। आर्यवर्धन ने एक एक तस्वीर ध्यान से देखी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। न गुस्सा, न हैरानी, बस खामोशी। कुछ सेकंड बाद उसने फोन लॉक कर दिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। अंदर कियारा धीरे से कमरे में आई। वो खाना तैयार है। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें हमेशा की तरह ठंडी थीं। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल पूछा। आज शाम तुम कहाँ गई थीं? कियारा एक पल के लिए चौंक गई। चैप्टर 38 पहला झूठ। आर्यवर्धन की ठंडी नजरें कियारा पर टिकी थीं। आज शाम तुम कहाँ गई थीं? कियारा एक पल के लिए घबरा गई। उसे अनिका की बात याद आई। कियारा, आर्यवर्धन को मत बताना कि तुम मुझसे और कबीर से मिली थीं। वो गलत समझेंगे।
कियारा ने कभी आर्यवर्धन से झूठ नहीं बोला था, लेकिन आज वह उलझ गई। उसने धीरे से कहा, मैं मंदिर गई थी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आर्यवर्धन की आंखें उसी पर टिकी रहीं। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छा। बस। न कोई गुस्सा, न कोई सवाल, न कोई डांट। कियारा हैरान रह गई। उसे लगा था कि वह बहुत कुछ पूछेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आप खाना खा लीजिए, तुम जाओ। कियारा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही आर्यवर्धन ने अपना फोन उठाया। उसने फिर वही तस्वीरें खोलीं। फिर धीरे से बोला, तस्वीरें और झूठ, दोनों में से कोई एक सच नहीं हो सकता। उसने तुरंत राघव को कॉल लगाया। जी बॉस, कल शाम 5 से 6 बजे तक। कियारा कहाँ थी? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, एक भी बात छिपनी नहीं चाहिए। जी बॉस। कॉल कट गया। आर्यवर्धन ने एक बार फिर फोन की स्क्रीन पर कियारा की तस्वीर देखी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन अब शक का पहला पत्थर रख दिया गया था। उधर अपने कमरे में कियारा बेचैन होकर बैठी थी। वह बार बार सोच रही थी, काश मैंने झूठ नहीं बोला होता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही एक झूठ अनिका की सबसे बड़ी जीत बनने वाला था। चैप्टर 39, सच की तलाश। अगली सुबह आर्यवर्धन हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंच गया। उसके केबिन का दरवाजा बंद था। कुछ ही देर में राघव अंदर आया। बॉस, रिपोर्ट। राघव ने एक फाइल टेबल पर रख दी। कल शाम मैडम सच में घर से बाहर गई थीं। वो शहर के एक कैफे पहुंची थीं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कैफे के अंदर का कैमरा उसी समय बंद था। आर्यवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं। बंद था या बंद कराया गया था? शायद बंद कराया गया था, बॉस। और कैफे के बाहर कुछ तस्वीरें ली गई थीं, लेकिन तस्वीरें किसने लीं, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आर्यवर्धन कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। शहर की तरफ देखते हुए उसने कहा, मतलब कोई बहुत सोच समझकर ये सब कर रहा है। जी बॉस। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर आर्यवर्धन बोला, कियारा पर नजर रखो, उसका पीछा नहीं, उसकी सुरक्षा। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी बॉस। और जिसने ये खेल शुरू किया है, उसे ढूंढो। वो चाहे जितना भी चालाक हो, मुझसे ज्यादा नहीं। जी बॉस। राघव बाहर चला गया। उधर ओबेरॉय मेंशन में कियारा अपने कमरे में बैठी थी। उसका मन अब भी बेचैन था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, अनिका दीदी। कियारा ने कुछ पल फोन को देखा। इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि डर था। वह समझ चुकी थी, पिछली मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया था। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसकी अपनी बहन ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। चैप्टर 40, नया जाल। फोन लगातार बज रहा था। कियारा ने गहरी सांस लेकर कॉल उठा ली। हेलो दीदी।
अनिका की आवाज इस बार बिल्कुल सामान्य थी। नाराज हो मुझसे? नहीं, लेकिन आपने उस दिन जो किया वो ठीक नहीं था। अनिका ने तुरंत दुखी होने का नाटक किया। मुझे माफ कर दो कियारा, मुझसे गलती हो गई। मैं बस चाहती थी कि तुम अपने पुराने दोस्त से एक बार मिल लो। कियारा कुछ नहीं बोली। ठीक है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है। आज शाम ड्राइवर भेज दूंगी। तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं। इतना कहकर अनिका ने कॉल काट दिया। शाम ओबेरॉय मेंशन के बाहर एक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स गार्ड को दिया। मैडम के लिए है। गार्ड ने बॉक्स चेक किया। अंदर सिर्फ एक खूबसूरत सी साड़ी और एक चिट्ठी थी। उसने बॉक्स कियारा तक पहुंचा दिया। कियारा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी छोटी बहन के लिए, उस दिन की गलती की माफी। कियारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद अनिका को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन उसी बॉक्स के अंदर साड़ी की तह में एक बहुत छोटा सा ट्रैकर छिपा हुआ था। अनिका फोन पर मुस्कुराई। अब मुझे पता रहेगा कियारा कब, कहाँ और किसके साथ होती है। उसे नहीं पता था कि जिस खेल की शुरुआत उसने की है, उसका अंत उसके सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चैप्टर 41 पहली दरार। 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में आर्यवर्धन पहले की तरह अपने काम में व्यस्त रहा। और कियारा, उसने भी अनिका का कोई फोन नहीं उठाया। उसे लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। शाम आर्यवर्धन घर लौटा। जैसे ही वह अपने कमरे में गया, उसकी नजर बेड पर रखे एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। ये किसका है? कियारा ने धीरे से कहा। दीदी ने भेजा था, माफी मांगने के लिए। आर्यवर्धन ने बॉक्स उठाकर देखा, फिर बिना कुछ बोले उसे वापस रख दिया। आगे से उसकी भेजी हुई कोई भी चीज मत लेना। कियारा चौंक गई। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त थी। कियारा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आर्यवर्धन को अचानक अनिका से इतनी परेशानी क्यों होने लगी। उसी रात स्टडी रूम में राघव अंदर आया। बॉस, जिस नंबर से मैसेज आए थे वो कई बार एक ही जगह एक्टिव हुआ है। कहाँ? राघव ने एक पता टेबल पर रखा। आर्यवर्धन ने उसे देखा। वह पता अनिका के ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी नीली आंखें ठंडी हो गईं। नजर रखो, लेकिन अभी कोई कदम मत उठाना। मैं पक्का सबूत चाहता हूं। जी बॉस। उधर अपने घर में बैठी अनिका किसी से फोन पर बात कर रही थी। अब अगला वार ऐसा होगा कि कियारा खुद आर्यवर्धन की नजरों में गिर जाएगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब आर्यवर्धन भी चुपचाप उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। चैप्टर 42 चाल और जवाब। अगली सुबह आर्यवर्धन नाश्ता कर रहा था। कियारा चुपचाप उसके सामने बैठी थी। दोनों के बीच खामोशी थी। तभी कियारा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अनिका दीदी। कियारा कुछ पल फोन को देखती रही, फिर उसने बिना उठाए कॉल काट दी। आर्यवर्धन ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आया।
कियारा ने इस बार भी कॉल काट दिया। आर्यवर्धन ने कॉफी का कप टेबल पर रखा। अगर बात नहीं करनी तो नंबर ब्लॉक कर दो। कियारा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो आखिर मेरी दीदी हैं। आर्यवर्धन ने ठंडी आवाज में कहा। हर रिश्ता भरोसे से चलता है। सिर्फ खून का रिश्ता होना काफी नहीं। इतना कहकर वह उठा और ऑफिस चला गया। कियारा उसकी बात सोचती रह गई। उधर अनिका गुस्से में फोन को टेबल पर फेंक देती है। अब मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। तभी उसके साथ खड़ा आदमी बोला। मैडम अब क्या करें? अनिका की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब मैं उसे फोन नहीं करूंगी। अब वो खुद मेरे पास आएगी। कैसे? अनिका मुस्कुराई। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा। उसने दराज से एक पुराना फोटो फ्रेम निकाला। उसमें कियारा अपने माता पिता के साथ थी। अनिका ने फोटो को देखा और धीरे से बोली। अब अगली चाल उसके माँ पापा के नाम पर होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर ओबेरॉय मेंशन में खिड़की पर लगा विंड चाइम हवा से बज रहा था। कियारा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अब बहुत करीब आ चुका था। चैप्टर 43 झूठा संदेश। अगली सुबह कियारा मंदिर से लौट ही रही थी कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। अनिका दीदी। कियारा, पापा की पुरानी जमीन से जुड़े कुछ जरूरी कागज मिले हैं। उन पर सिर्फ तुम्हारे साइन चाहिए। अगर आज नहीं आई तो सब कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। किसी को मत बताना, पहले खुद देखकर फैसला करना। मैसेज पढ़ते ही कियारा परेशान हो गई। पापा के कागज। उसने कई बार मैसेज पढ़ा। उसे लगा शायद सच में कोई जरूरी बात हो। दूसरी तरफ अनिका अपने केबिन में बैठी मुस्कुरा रही थी। वो जरूर आएगी। उसके सामने बैठा आदमी बोला। मैडम, अगर आर्यवर्धन को पता चल गया तो? अनिका ने ठंडी हंसी हंसी। उसे पता चलेगा, लेकिन तब जब मैं चाहूंगी। शाम आर्यवर्धन ऑफिस में एक मीटिंग खत्म कर रहा था। राघव तेजी से अंदर आया। बॉस, हमारे आदमी ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से कोई कियारा मैम पर नजर रख रहा है। आर्यवर्धन की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? अभी पता नहीं चला, लेकिन मामला सामान्य नहीं है। आर्यवर्धन कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने आदेश दिया। आज से 2 आदमी हर समय कियारा की सुरक्षा में रहेंगे। उसे पता नहीं चलना चाहिए। जी बॉस। उधर अपने कमरे में बैठी कियारा अब भी अनिका का मैसेज पढ़ रही थी। वह उलझन में थी। उसे आर्यवर्धन को सब बता देना चाहिए या पहले खुद जाकर सच जान लेना चाहिए। उसने खिड़की के बाहर देखा। हवा से विंड चाइम बज रहा था। कियारा ने धीरे से खुद से कहा, अगर सच में पापा के कागज हैं तो मुझे जाना होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। चैप्टर 44 आमना सामना। अगले दिन कियारा बहुत देर तक सोचती रही। आखिरकार उसने फैसला किया, अगर सच में पापा के कागज हैं तो मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस घर से निकल गई। उसे नहीं पता था कि दूर खड़ी एक काली एसयूवी से आर्यवर्धन के 2 आदमी उसकी सुरक्षा के लिए चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद
कियारा एक पुराने बंगले के सामने पहुंची। दरवाजा खुला। अनिका पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आ गई। कियारा सीधे मुद्दे पर आई। कागज कहाँ है? अनिका हंस पड़ी। इतनी जल्दी भी क्या है? दीदी, मेरे पास समय नहीं है। अनिका का चेहरा अचानक बदल गया। समय तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए सीधी बात करती हूं। वह कियारा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें आर्यवर्धन को छोड़ना होगा। कियारा एकदम चौंक गई। क्या? तुमने सही सुना। तुम उस घर के लायक नहीं हो। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अनिका ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो जिंदगी मुझे मिलनी चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई। कियारा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने कभी आपका कुछ नहीं छीना। झूठ! अनिका चीख उठी। अब मैं तुम्हारी हर खुशी छीनूंगी। उसी समय बंगले के बाहर खड़े आर्यवर्धन के गार्ड्स ने अंदर से आती ऊंची आवाजें सुन लीं। एक गार्ड ने तुरंत राघव को फोन मिलाया। सर, लगता है मामला गंभीर है। राघव ने बिना एक पल गवाए कहा। बॉस को तुरंत खबर दो। उधर आर्यवर्धन अपनी मीटिंग के बीच बैठा था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर राघव का नाम चमक रहा था। चैप्टर 45 अधूरी सच्चाई। आर्यवर्धन ने तुरंत कॉल उठाई। हाँ? राघव की गंभीर आवाज आई। बॉस, मैम इस समय एक पुराने बंगले में हैं। अनिका भी वहीं है। आर्यवर्धन की आंखें ठंडी हो गईं। मैं पहुंच रहा हूं। उसने मीटिंग वहीं खत्म कर दी और तेजी से बाहर निकल गया। उधर डॉट बंगले के अंदर कियारा की आंखों में आंसू थे। दीदी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अनिका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं हैं। जब से बचपन था, हर कोई तुम्हारी तारीफ करता था और अब तुम ओबेरॉय खानदान की बहू बन गई। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। कियारा ने सिर हिलाया। आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने आपका कुछ नहीं छीना। अनिका जोर से हंसी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। तभी बाहर कार के ब्रेक की तेज आवाज आई। ची डॉट अनिका खिड़की की तरफ भागी। उसने बाहर देखा। काली कार से आर्यवर्धन उतर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। अनिका के होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। इतनी जल्दी पहुंच गए। उसने एक ही पल में अपना चेहरा बदल लिया। वह रोने का नाटक करने लगी और अगले ही पल डॉट उसने खुद ही अपना हाथ दीवार से जोर से टकरा दिया। डॉट उसकी कलाई लाल हो गई। कियारा घबरा गई। दीदी, ये आपने क्या किया? उसी समय दरवाजा खुला। आर्यवर्धन अंदर आया। उसकी नजर सबसे पहले रोती हुई अनिका पर गई। डॉट फिर कियारा पर। कमरे में कुछ सेकंड तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। अनिका ने कांपती आवाज में कहा, देखा, मैं तो सिर्फ अपनी बहन से मिलने आई थी। डॉट लेकिन इसे मेरी खुशी कभी पसंद नहीं आई। कियारा अवाक रह गई। नहीं, ये झूठ है। आर्यवर्धन ने बिना कुछ कहे दोनों की तरफ देखा। उसने कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस अपनी ठंडी निगाहें अनिका पर टिकाए रखीं। उसे महसूस हो रहा था, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है।